हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल पीएस एडुकेयर हब पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत का इतिहास। दक्षिण भारत के इतिहास में प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। इस प्राचीन इतिहास के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए कम से कम 2-3 वीडियो लगेंगे। आइए देखते हैं दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास। उसमें हम देखेंगे संगम काल या संगम युग। यह संगम काल या संगम युग 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के बीच का समय काल है। यह संगम काल क्या है? संगम संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा या संगोष्ठी। अब प्राचीन काल में तमिल कवियों द्वारा सभाओं का या संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता था। इन्हीं कवियों के द्वारा सभा के कई तमिल साहित्यों की रचना की गई। इन्हें तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। अब देखेंगे कि यह जो पीरियड था 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी का दक्षिण भारत का, इसमें इसको तमिल के इतिहास में यानी कि दक्षिण भारत के इतिहास में संगम काल या संगम युग के नाम से जाना जाता है। इसमें कभी लोग संगोष्ठी करते थे, सभा करते थे और बहुत सारे साहित्य का इसमें लोग निर्माण किए, लिखा गया। आइए देखते हैं संगम काल को। संगम काल में हम देखते हैं 3 राजवंश जो है वह महत्वपूर्ण है। एक है चेर, पांड, चोल। तीनों राजवंशों का अपना अपना राजकीय चिन्ह था। चेर का राजकीय चिन्ह धनुष था, पांड का राजकीय चिन्ह मछली था और चोल का राजकीय चिन्ह बाघ था। आइए मैप में देखते हैं दोस्त। ये हो गया भारत, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में आज का वर्तमान का केरल जो है वह केरल के ही आसपास का क्षेत्र जो था उस पे चेरों का शासन था जिनका राजकीय चिन्ह धनुष था। तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वर्तमान का, वहाँ पांड्यों का शासन था और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वहाँ चोलियों का शासन था। अब यह तीनों शासनकाल आप देखेंगे मैप में कि कृष्णा नदी के नीचे थे, यानी कि कृष्णा नदी के दक्षिण में थे। सबसे पहले हम देखेंगे चेरियों के शासनकाल के बारे में कि कैसे चेरियों ने अपने शासनकाल में क्या किया। उससे पहले देख लेते हैं कि आज का मदुरई, उस समय का उसको मदुरै भी कहा जाता था। वहाँ जो इन तीनों शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण अगर माना जाए तो पांड्य थे, क्योंकि पांड्यों के ही संरक्षण में आप देखेंगे कि संगम काल में सभा हुआ, 3 महत्वपूर्ण सभा हुआ। उन सभाओं में बहुत सारे साहित्य ग्रंथों का निर्माण हुआ। प्रथम जो सभा हुआ वह मदुरई में हुआ, उसके अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। द्वितीय जो सभा हुआ वह कपाटपुरम में हुआ, उसके भी अध्यक्ष अगस्त मुनि ऋषि थे। तृतीय जो सभा हुआ, संगोष्ठी हुआ, वह हुआ मदुरई में, उसके नकीरर थे। अध्यक्ष तो थे कौन थे फ्रेंड्स? नकीरर थे। अब एक चीज देखेंगे, यह जो सभाएं हुई बहुत सारे साहित्य ग्रंथों का जिसमें निर्माण हुआ, यह जो है यह पांड के लगभग 197 राजाओं के संरक्षण में साहित्य संरक्षण था। यह तीनों कह सकते हैं, तीनों जो कॉन्फ्रेंस हुए वो कॉन्फ्रेंस को कराने में, यानी कि जो तीनों सम्मेलन हुए प्रथम, द्वितीय या तृतीय, उसको संरक्षण पूरी तरीके से संरक्षण कौन दिया था? पांड राजाओं ने दिया था। उन्हीं के साहित्य संरक्षण में यह सभा फली फूली। आइए देखते हैं सबसे पहले चेर राजवंश। चेर राजवंश का राजकीय जो चिन्ह था वह धनुष था। आपको बता दें कि क्षेत्र जो चेरों का क्षेत्र था वह वर्तमान का केरल का मध्य तथा
उत्तरी भाग और तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित किया करते थे ये लोग। यानी कि उनका क्षेत्र था वर्तमान का केरल का मध्य भाग और उत्तरी भाग, यह मध्य भाग और उत्तरी भाग था तमिलनाडु का कोंगू क्षेत्र। अब उनकी राजधानी जो थी, यानी कि चेरो की राजधानी कहाँ थी फ्रेंड्स? बंजी थी। और दो बंदरगाह जानना जरूरी है चेरो से संबंधित। एक बंदरगाह था मुसिरी बंदरगाह, जबकि दूसरा बंदरगाह था टोंडी बंदरगाह। टोंडी बंदरगाह पे उनका नियंत्रण था। उसके बाद देखते हैं कि जो चेर वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ वो कौन था फ्रेंड्स? सेनगुटवन था। सेनगुटवन को ही लाल गुटवन या लालचेर या गुड़चेर के नाम से जाना जाता है। यह सेनगुटवन ही था जो कनगी पूजा यानी कि पत्नी पूजा प्रारंभ किया। पत्नी पूजा पूछ देता है एग्जाम में कि पत्नी पूजा कौन प्रारंभ किया, तो पत्नी पूजा आरंभ करने वाला कौन था? सेनगुटवन था, जिसको हम लोग लालचेर या गुड़चेर के नाम से भी जानते हैं। अब देखेंगे यह चेर में कि उनके सैन्य उपलब्धियों को महाकाव्य शिलपथिकारम में वर्णित किया गया है। एक महाकाव्य है तमिलों का जिसका नाम है शिलपथिकारम, वहां इनके सैन्य उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। उसमें कहा गया है कि यह जो चेर थे उन्होंने कई उत्तर भारतीय शासकों को हराया। और सबसे इंपॉर्टेंट इससे जो पॉइंट एग्जाम में पूछता है कि यह दक्षिण भारत से चीन में दूत भेजने वाला प्रथम शासक कौन था? सेनगुटवन था। यानी कि चीन में अपना दूत भेजा था कौन? सेनगुटवन। उत्तर भारत नहीं फ्रेंड्स, दक्षिण भारत का प्रथम शासक था सेनगुटवन, जिसने चीन में अपना क्या भेजा? दूत भेजा। अब एक और शासक के बारे में जानना जरूरी है। वह शासक कोई और नहीं, वह है आदिग्यमान। यह आदिग्यमान जो है गन्ने की खेती का शुरुआत कौन किया था? आदिग्यमान किया था। अब हम लोग देखते हैं चोलों के बारे में, चोल शासन के बारे में। चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ था। अब जो चोल थे इनका देखेंगे कि क्षेत्र कहां था। आप देख रहे हैं वर्तमान में यह क्या है? तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भागों में इनका नियंत्रण था चोलों का। और उनके शासन का मुख्य क्षेत्र क्या था? चोलामंडलम था, जो वर्तमान का कावेरी डेल्टा है। वह कावेरी डेल्टा उनका मुख्य क्षेत्र था जहां वो लोग शासन करते थे। उनकी राजधानी जो थी वह अरियूर थी। वर्तमान का तिरुचिल्लापल्ली शहर के पास ही पड़ता है अरियूर। और भी राजधानियों के बारे में वर्णित है कि वो अपना राजधानी और जगह भी रखे थे। एक जगह था मंतूर, एक था तंजापुर और एक था पुहार। पुहार जो है वह कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या था? एक वैकल्पिक शाही निवास था और बंदरगाह भी था। यानी कि शाही निवास करने के लिए राजा जाके वहां रहते थे। अब इसके जो प्रमुख शासक हुए चोल के वह थे कारिकाल। अब कारिकाल जो साहब थे वो कारिकाल साहब कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर का बांध का निर्माण करवाया। और पुहार बंदरगाह आपको बताया जिसको कावेरी पट्टनम भी कहते हैं, का निर्माण किसने करवाया था? कारिकाल साहब ने ही करवाया था। अब एक चोलों से संबंधित आता है कि इन्होंने एक युद्ध लड़ा। उस युद्ध का नाम क्या था? बेनी का युद्ध। इसमें बेनी के युद्ध में चोलों ने चेरो पांड्यों और 11 छोटे सरदारों के संघ को हराया था। समझ सकते हैं कि यह जो शासक थे कारिकाल वो कितने मजबूत थे। उसके बाद इससे संबंधित एक और पॉइंट जान लेना जरूरी है चोलों से। इसके एक और शासक हुए एलारा। उनका नाम था एलारा। एलारा श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और 50 सालों तक श्रीलंका पर शासन किए।
अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो शासन तंत्र था वह पांड्य के बारे में, आइए देखते हैं पांड्यों के बारे में। पांड्यों का राजकीय चिन्ह क्या था? मछली था। इनकी राजधानी मदुरई या मदुरै थी। मुख्य बंदरगाह कोरकाई था। यानी कि पांड्य का राजकीय चिन्ह क्या था? मछली था। इनकी राजधानी मदुरई या मदुरै थी। मुख्य बंदरगाह कोरकाई था। अब इनका वर्णन जो है कहाँ हमको, इनका सर्वप्रथम उल्लेख मेगास्थनीज का नाम आप लोग सुने होंगे। उत्तर भारत का प्राचीन इतिहास आप लोग पढ़ते हैं, वहाँ मेगास्थनीज का नाम काफ़ी चर्चित है। उसी मेगास्थनीज का एक बुक है इंडिका, उसी इंडिका बुक में इनका उल्लेख मिलता है, पांड्यों का उल्लेख मिलता है। अब आप देखेंगे पांड्यों की का शासन जो है वह ज़्यादातर स्त्रियों के हाथ में थी। इसका प्रमुख शासक नेरियोन था, जिसने समुद्र पूजा करवाया था। और पांड्यों के शासकों में देखेंगे कि इस पांड्यों शासकों ने एक नियंत्रित सेना रखी थी। और यहां देखेंगे कि सती प्रथा, जाति, मूर्ति पूजा आम थी। उसके बाद यज्ञ के वैदिक धर्म को अपनाया गया था और ब्राह्मणों को संरक्षण दिया गया। एक जाति कालभ्रंश जनजाति है, तो कालभ्रंश जनजाति ने इन लोगों पे आक्रमण किया और ये लोग की शक्ति में लगातार गिरावट होते गई। अब इस बीच देखेंगे, जैसे आपको बताया था कि 3 संगोष्ठी हुआ। आपको इस 3 संगोष्ठियों में बहुत सारे साहित्य का निर्माण हुआ। आप इसमें देखेंगे कि प्रथम संगोष्ठी जो हुआ, यानी कि सम्राट पढ़े लिखे लोगों का एक सम्मेलन होता था, संगोष्ठी या सम्मेलन होता था। उस प्रथम सम्मेलन में किसी तरीके के साहित्य का निर्माण नहीं हुआ। यह प्रथम सम्मेलन मदुरई में हुआ था। आपको बता चुके हैं कि अध्यक्ष इसके अगस्त्य ऋषि थे या गुरु इसके अगस्त्य ऋषि थे। आप देखेंगे कि बहुत सारे साहित्य का निर्माण हुआ। उसमें कुछ प्रमुख का नाम जानना एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहला है आपको तोल्कापियम या तोल्कापियर द्वारा रचित तमिल ग्रंथ है। यह किस तरीके का ग्रंथ है? यह एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। और तमिल व्याकरण ग्रंथ के साथ साथ इसमें साहित्यिक कृति का सबसे प्रारंभिक भी माना जाता है इसको। हालांकि यह तमिल व्याकरण है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चीज़ों को भी इसमें बतलाया गया है। यह जो तोल्कापियम है, यह दूसरे यानी कि द्वितीय जो संगठन हुआ था, संगोष्ठी हुआ था, द्वितीय संगोष्ठी में यह तैयार हुआ था, जो कि कपाटपुरम में हुआ था। उसके बाद जितने भी आपको साहित्य का निर्माण हुआ है तमिल साहित्य का, वह तीसरे या तृतीय संगोष्ठी या संगठन में हुआ है। एक है शिल्पाधिकारम, जिसकी रचना आपको इलंगो अडिगल ने किया था। इसमें इस साहित्य में व्यापारी कोलन और उसकी पत्नी कनगी और एक नर्तकी सी जिनसे प्रेम संबंध था, किनका? कोलन का। इन तीनों की त्रिकोणीय प्रेम कहानी इसमें वर्णित है। एक और देखेंगे हम तिरुकुलरल, जिसको तिरुवल्लुर ने बनाया था, यानी कि जिसको लिखा था, यानी कि तिरुवल्लुर द्वारा रचित तिरुकुलरल में किसका है? नीति शास्त्र का यह साहित्य है। एक और साहित्य के बारे में देखेंगे, वह है कुरल। कुलर की रचना तिरुवल्लुर ने ही किया था। यह तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है। एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि तमिल साहित्य का बाइबिल किसको कहा जाता है, तो तमिल साहित्य का बाइबिल कुरल को कहा जाता है, जो कि तिरुवल्लुर द्वारा रचित था। अब तमिलों के जो प्रमुख देवता थे वह कौन थे? मुरुगन या सुब्रमण्यम स्वामी थे।
अब हम देखेंगे यह संगम काल या संगम युग जो 100 से लेके 300 ईस्वी के बीच का समय पीरियड है, उसके बीच इन 3 राजवंशों यानी कि चेर, पांड्य, चोल के सम्मिलित यानी कि इन तीनों का कैसा स्वरूप था, कैसे लोग चलाते थे, क्या करते थे, देखेंगे। तो संगम काल के दौरान राजतंत्र सरकार का रूप था, यानी राजा का पुत्र ही राजा बनता था और राजा की सहायता के लिए 5 परिषद बनाए गए थे। वो पहला परिषद था अमाइचर, यानी कि जो मंत्री होते हैं उनको उस समय क्या कहा जाता था, अमाइचर कहा जाता था। एक था अंचनार, यानी कि जो पुजारी होते थे उनको क्या कहा जाता था, अंचनार कहा जाता था। एक होते थे थुत्थर, यानी कि दूध को थुत्थर कहा जाता था। और सेनापति, समझ जाता, सैन्य कमांडर को क्या कहा जाता था, सेनापति कहा जाता था। और एक होता था ओरार, जिस जासूस को ओरार कहा जाता था। यही 5 जो थे राजा की सहायता करने के लिए प्रमुख थे। और देखेंगे इन 3 राजवंशों का उल्लेख आप देखेंगे अशोक के शिलालेख में। मौर्य साम्राज्य के दक्षिण में इनका शासकों का उल्लेख है, चेर, चोल, पांड्य का। कलिंग के खारवेल के हाथी गुफा शिलालेख में भी इन तीनों तमिल राज्यों का उल्लेख है। फ्रेंड्स, इसको आप 1-2 बार देखिए, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरा यूट्यूब देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।